दिल्ली बंगाली प्रकोष्ठ के सहसंयोजक और बंगाली समाज के नेता अरुण मुखर्जी जी के साथ बातचीत करना वास्तव में एक अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने दिल्ली में बंगाली समुदाय के लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरुण मुखर्जी जी के साथ बातचीत में उन्होंने दिल्ली में बंगाली समुदाय के लोगों के बीच राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी के बारे में विस्तार से बात की होगी। इस विषय में हमने खास बातचीत की दिल्ली बंगाली प्रकोष्ठ के सहसंयोजक व बंगाली समाज के नेता अरुण मुखर्जी जी से। धन्यवाद। संचार न्यूज से खास ग्राउंड रिपोर्ट मिशी वालिया। संचार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मिशी रिपोर्टर संचार न्यूज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम राजा पार्क में उपस्थित हैं अरुण मुखर्जी के ऑफिस में श्रीनगर विधानसभा में, जो प्रदेश सह संयोजक हैं और बंगाली समाज के सेवक हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे कि जो बांग्लादेश में हिंदुस्तानियों पर अत्याचार हुए उसके बारे में वार्तालाप करेंगे और हिंदू राष्ट्र के बारे में भी जानकारी करेंगे। तो स्वागत है अरुण जी आपका। और आप हमें बताइए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है ये आज की घटना नहीं है, तो चुकुर चलता ही रह रहा है। क्योंकि बांग्लादेश जब आजाद हुआ था पाकिस्तान से, तब हिंदुओं की संपत्ति 70% हुआ। तो उनको भगाने की मुहिम, उनकी संपत्तियों को कब्जा करने की मुहिम, उनको इस्लामिककरण की मुहिम जिहादी उस समय करते थे। उसके बाद भी ऐसा चलता रहा चुटपुट, क्योंकि हमारी सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण पहली बार क्या हुआ कि वहां के हिंदू सशक्त हुआ। पहली बार वहां के हिंदू मैदान में आया और वहां के हिंदू उस लड़ाई को लड़ रहा है जो उसके साथ अत्याचार हो रहा है। आज हमारे जब देश आजाद, बांग्लादेश आजाद हुआ था, तब 24 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या बांग्लादेश में थी। आज 7% से नीचे है। आने वाले समय पे 0 ना हो जाए, इसके लिए वहां के लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया। मुझे लगता है उसका परिणाम 2 करोड़ की तक जनता है हमारी की, वो संघर्ष कर रही है। निश्चित उसका अच्छा परिणाम आएगा। वहां के बच्चे भाग के आए हैं, उनमें से कुछ लोग त्रिपुरा में छुपे हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कभी आप तो समय मिले तो आप वहां जाइए, देखिए उन बच्चों की दशा क्या, मनोदशा क्या है। उनको ये लगता है कभी मेरे बाप पिता को मारा जा सकता है। हमने वो शासन की महामंत्री थी, मैंने उससे पूछा तो शासन की महामंत्री थी बेटा, कैसे आई? बोले मेरा कभी रेप हो सकता था, मुझे भी कभी काट के फेंक। वहाँ एक जर्नलिस्ट, उसका सिर्फ उसका गुनाह ये था कि वो हिंदू थे, उसको काट के जो बहुत बड़ी प्रेस बनती थी, उसको 44 टुकड़ों में काट के नदी में फेंक दिया गया। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही है, लेकिन उन घटनाओं का सबक हमें पश्चिम बंगाल से भी लेना चाहिए, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की स्थिति भी बहुत ही दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आपने RT मेडिकल कॉलेज का कांड देखा, उसके बाद भी बहुत सारे रेप उससे पहले भी बहुत। जो बंगाल माँ को मानने वाला था, जो बंगाल स्त्रियों को सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला था, जो बंगाल जो जब सोचता था तो इसके बाद दुनिया सोचती थी, आज वो बंगाल अपने सबसे खराब समय से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि कभी भी वहां आज माँ बहनों की इज्जत नहीं है। वो तो माँ बहनों की इज्जत का सबसे बड़ा केंद्र था बंगाल। वहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे महापुरुषों ने, यानी अनगिनत महापुरुषों ने जन्म दिए। वहां विश्व के सबसे पहले भारत के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु ने लिया। आज उस प्रदेश का जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है, और उसके कारण पे वहां की तत्कालिक सरकारें हैं। मैं भारत सरकार से पहले भी अनुरोध करता हूं और अभी भी अनुरोध करता हूं कि तुरंत बंगाली समाज के लिए, खासकर हिंदू बंगाली समाज के लिए तुरंत उनको आना चाहिए, नहीं तो ये समाज खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई अरुण जी ने। और जो प्रशासन के लिए उन्होंने एक आदेश दिया है, एक की सुझाव दिया है अपना, कि किस तरीके से उनको समाज को सही तरीके से, जो पहले इज्जत दी जाती थी बहू बेटियों को, माँ को, वही फिर से हो। और अब और चीज जानना चाहेंगे कि 27 साल बाद सरकार आई है और जिसकी अभी ये जो बीजेपी जैसे चुनाव जीत चुके हैं, और उसमें रेखा गुप्ता जी
प्रथम आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके बारे में भी उनसे वार्तालाप करेंगे, क्योंकि अरुण मुखर्जी जी 5 विधानसभा के हो और उनसे इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। सर, आपने सोचा था कि रेखा गुप्ता जी एकदम से ऊपर आ जाएंगी, तो अब सीएम बन चुकी हैं, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए। सबसे पहले मैं 5 विधानसभा की 70 विधानसभाओं में मैंने काम किया है, पूरे 70 विधानसभा में। और दूसरी बात ये है कि रेखा जी विद्यार्थी परिषद की पूर्व कार्यकर्ता है और उनके साथ अलका लांबा ने शपथ लिया था, लेकिन परिवारवाद के कारण अलका लांबा की क्या स्थिति है, अब भारतीय जनता पार्टी में अपने छोटे से भी कार्यकर्ता को कितनी इज्जत देती है, ये आप देख सकते हैं। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता का कर्म और के आधार पे उसको प्रमोट करती है, ना कि जन्म के आधार पर प्रमोट नहीं करती। और इसका साक्षात उदाहरण रेखा गुप्ता जी का मुख्यमंत्री बनना है। तो जैसे उन्होंने एक ऐलान किया है कल सबके सामने, मतलब कि जो भी उन्होंने कमिटमेंट की है सुधार करने के लिए, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि वो उस चीज को लेके प्रथम उन्होंने कार्य शुरू कर दिए हैं? अब देखिए, जैसे ही मैं तो था, मेरे पास ड्यूटी में भी था, रेखा जी सुबह जब हम लोग मिले थे तब उन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही मैं चेयर में बैठूंगी उतनी ही मैं तुरंत काम शुरू कर दूंगी। उन्होंने चेयर में बैठने से पहले ही काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने तुरंत मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई और बैठक बुलाते ही जिस केजरीवाल के कारण आज लोग बीमार थे तो उनके पास कार्ड नहीं होते थे, वो कार्ड और प्लस उस पर 5 लाख का और टॉपअप, यानी 10 लाख रुपए तक का इलाज कोई भी व्यक्ति किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करा सकता है। उस आयुष्मान योजना को तुरंत लागू कर दिया। तो यही रीजन है, यही है कि अरुण जी ने बीजेपी में रेखा गुप्ता जी के साथ अपना एक जो भी कमिटमेंट था उसको शुरुआत की। उसकी जैसे भी उन्होंने अभी बताया कि कुर्सी पर बैठने से पहले ही उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें उन्होंने काफी हद तक जो उन्होंने कमिटमेंट की है सुधार करने के लिए, वो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और कर भी रही हैं। गारंटी मोदी जो कहते हैं वो करते जरूर है, और जो नहीं कहते वो भी करते हैं। हमारा काम है देश की सेवा करना, क्योंकि हम किसी व्यक्ति किसी परिवार से नहीं जुड़े हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, थर्ड फैमिली। हम लोग उस जगह को मानने वाले लोग हैं, हम सब देश को सबसे पहले मानने वाले हैं। राष्ट्र हमारे लिए सबसे बड़ा है और इसका सबूत आप देख सकती हैं कि जिस दिन बीजेपी की सरकार हम जीते और इस आपदा से इस दिल्ली वासियों को मुक्ति मिली, हमारी सरकार फाउंड होने से पहले हमने जमुना पे काम करना शुरू कर दिया। तो सर, जैसे अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दुर्घटना हुई थी जहाँ पे कम से कम 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो इसका क्या कहना है आपको कि इस पर क्या सरकार को सुधार करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, सरकार को क्या, इसमें जनता को, दोनों को ही सुधार करना पड़ेगा। सरकार को भी ये कि प्लेटफॉर्म टिकटें और ये सब क्योंकि इतनी ज्यादा हो गई थी कि काफी ज्यादा भीड़ हो, जो अनियंत्रित भीड़ थी। और दूसरा, पब्लिक को भी सुधार करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग जबरदस्ती दरवाजा तोड़े जा रहे थे, जगह थी नहीं, और अत्याधिक होने के कारण, भगदड़ के कारण, कुछ नहीं होता कि भगदड़ ना होता तो भगदड़ के कारण और जल्दबाजी में कुर्सी में चेयर में बैठने के कारण कि मैं बैठ लूं, सामने वाला बैठ पाए या ना बैठ पाए, इस मानसिकता के कारण इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और इसी मानसिकता का सुधार लाना भी अनिवार्य है। सरकार भी अपना दायित्व दिलाएगी। सरकार की तरफ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से कभी नहीं है, लेकिन जनता की तरफ से भी ऐसी चीजों को आना चाहिए। लेकिन सुनने में सर ये आया था सूत्रों के अनुसार कि जिस ट्रैक पे, जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आनी थी वहां ना आके दूसरे प्लेटफॉर्म पे अचानक से आ गई, तो इसमें सरकार को तुरंत सुधार करने। अब आने वाले समय पे जब तक आपके पास टिकट नहीं होगा, प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगा दी गई। दूसरा, सरकार ने तुरंत इसको सबक में लेते हुए लोगों की इलाज के लिए सुव्यवस्थित किया, लोगों को इलाज कराया। और आगे आने वाले समय में आपको वादा करता हूँ कि रेलवे ऐसे पहले के स्टेशन से आपके स्टेशन में आप कभी देखते हैं, पहले आप लिफ्ट क्या कुछ सोच नहीं सकता था, इतना गंदा स्टेशन होता था। आज सब कुछ है, लेकिन मेरा कहना है कि इसके साथ एक व्यवहारिक पक्ष ये भी है कि हमको भी अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको सुधार, मैं हम अपने को लेके कह रहे हैं सुधार लाना चाहिए। खासकर तब जब इतनी भीड़ हो तो हमें अपनी कुर्सी के लिए ये देखना चाहिए कि मानवता का कहीं अंत ना हो। बहुत ही अद्भुत विचार हैं जो उन्होंने सरकार के लिए बताए हैं कि सुधार होना चाहिए।
और एक चीज और हम जानना चाहेंगे आखिरी अरुण जी से कि जो अभी महाकुंभ में अच्छा उन्होंने सुझाव दिया है सरकार को किस तरीके से सुधार करना चाहिए हर जगह। और लास्ट चीज हम अरुण जी से दरख्वास्त करेंगे, बताएं कि अभी मोदी जी ने आस्था की स्नान की डुबकी लगाई है जो, और उसके बारे में बताएं। और वहां पे भी काफी करोड़ों लोग 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, महापर्व आया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए, महाकुंभ 144 साल बाद लागू हुआ। कुंभ हर साल 12 साल में आता है, लेकिन पहली बार कुंभ को लोगों ने, हिंदुओं ने दिखा दिया कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और आसपास के जितने एशिया के छोटे देश हैं उन सबको मिला के उससे बड़ा अर्थतंत्र तैयार किए हुए हैं। और उस अर्थतंत्र को तैयार करने में जो पैसा आया, जितनी बड़ी कि लोग कहते थे कि कुंभ में कौन सा पैसा आ रहा है, कौन सी कमाई मंदिर में, क्या तो आपको शायद मालूम हो कि राम मंदिर की एक दिन की कमाई से पूरा वो चलता है। इसी तरह से पूरे देश में कितने व्यवसायीकरण हुआ और हमारे कुंभ के मेले में खरबों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, जिसका सरकार को भी लाभ मिला, छोटे व्यापारियों को लाभ मिला। यहाँ तक कि वहाँ जो इनके घरों में बाइकें थी उन्होंने भी एक दिन में 30-40 हजार रुपए कमा लिया। बहुत ही अद्भुत आज अरुण जी के साथ जो हमारी वार्तालाप हुई है, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव लोगों पर भी पड़ेगा। और सरकार के लिए जो सुझाव है, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा प्रशासन उस चीज पर गौर करे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं मिशी, संचार न्यूज के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। साथ जुड़े रहें संचार न्यूज के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।